एक समय की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान लड़का रहता था जो अपने खेतों में मन लगा के काम किया करता था। उसके माता पिता का देहांत उसके जन्म लेते ही किसी रहस्यमयी घटना से हो गया था। वह अब अनाथ था। उसे लगता था कि वह एक दिन राजकुमार बनेगा और उसका विवाह एक राजकुमारी से होगा। ये देख गांव वाले उसकी हंसी उड़ाया करते थे कि भला एक गरीब किसान से कौन राजकुमारी शादी करेगी। एक दिन की बात है, राघव अपने खेत में काम कर रहा था कि तभी वहां पर उसके पड़ोस में रहने वाला मोहन काका वहां आ पहुंचे। अरे बेटा राघव, बेटा तुम्हारी उम्र अब 25 वर्ष से ऊपर हो चुकी है। मैं तो कहता हूँ कि तुम्हें अब विवाह कर लेना चाहिए। कब तक अकेले अकेले सारे काम करते रहोगे, पहले खेत का और फिर घर का। इससे तो अच्छा है कि शादी कर ले। ये सुनकर राघव मुस्कुराया। वो काम छोड़कर मोहन काका के पास आकर बोला, अरे मोहन काका, आप भी ना, ये क्या बात कर रहे हो? अरे आप तो जानते हो कि मैं तो बचपन से ही अनाथ हो गया था और तब से ही अकेला चलना सीख लिया है। अरे काका, मुझ जैसे अनाथ गरीब को अपनी लड़की कौन देगा, ये भी तो सोचो। ये सुनकर मोहन काका मुस्कुरा उठे और बोले, देखो बेटा, उसकी जिम्मेदारी तुम मुझ पर छोड़ दो। अरे तुम मेहनती हो, तुम कहो तो मैं हमारे पास के ही गांव की वो कमला काकी की पुत्री माधुरी के लिए तुम्हारी बात चला कर देखता हूँ। क्या पता वो मान जाए। ये क्या कह रहे हैं आप? आपने मेरे लिए इतना सोचा? ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई काका। लेकिन सच बताऊं तो काका, मुझे अभी विवाह नहीं करना है। यह सुनकर मोहन काका क्रोधित हो गए और बोले, मैं जानता था कि तुम यही जवाब दोगे। तुम विवाह करना तो चाहते हो, लेकिन तुम्हें तो किसी राजकुमारी से शादी करनी है। तुम हमेशा से ही राजकुमारी के ख्वाब देखते रहते हो। अरे गांव में बहुत से लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं कि तुम हमेशा यही कहते हो, मेरे जीवन में आएगी तो राजकुमारी ही आएगी। अरे कहाँ से आएगी राजकुमारी, और वो तुमसे क्यों विवाह करेगी? अरे अब जब आप सब कुछ जानते हो काका, तो फिर मुझसे शादी की बात कर ही क्यों रहे हो? मुझे तो यही समझ में नहीं आता। मुझे तो सिर्फ राजकुमारी से ही शादी करनी है। अरे दिन में सपने देखना छोड़ दो राघव। अरे भाई, तुम एक गरीब अनाथ किसान हो और गरीब अनाथ किसानों को कभी भी राजकुमारियां नहीं मिलती, समझे? अरे राजकुमारियां सिर्फ राजकुमारों से विवाह करती हैं, किसी गरीब किसान से नहीं। तो तुमको कहां से मिल जाएगी भैया? तुमको तो कोई गरीब किसान की साधारण लड़की मिल जाए वो भी बहुत है। और जितनी जल्दी तू इस बात को समझ जाएगा, उतना ही तेरे लिए बेहतर होगा। वरना बेटे ऐसे ही बैठे रहना जीवन भर, कुंवारे के कुंवारे ही। राजकुमारी चाहिए लाड़ साहब को। इतना कहकर मोहन काका हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। राघव फिर से खेत में काम करने लगा। शाम को काम पूरा करके राघव गांव के बाजार की तरफ निकल गया और वहां एक सब्जी वाले की दुकान पर जाकर रुका और बोला, अरे ओ भैया, अरे ये आलू के क्या भाव लगाए हैं? आज आलू के पराठे खाने का बड़ा मन कर रहा है। बताओ बताओ, कैसे दिए ये आलू? अरे भैया, कब तक अकेले ही आलू के पराठे बनाकर खाते रहोगे हैं? अरे अब शादी की उम्र हो गई है, शादी कर लो अब। अपनी पत्नी के हाथों का भरता खाओ, भोजन खाओ, स्वादिष्ट पकवान खाओ और आनंद लो। यही जीवन है। हाँ। उस सब्जी वाले की बात सुनकर राघव को थोड़ा गुस्सा आया। वह गुस्से से बोला, ए भाई, अपने काम से काम रखो, समझे? ये फालतू की बातें ना करो, बकवास करते हो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे मैं सब जानता हूँ। अरे भाई, तुम्हारे बारे में कौन नहीं जानता। तुम्हें तो दिलचस्पी राजकुमारी से शादी करने में है। सारे गांव में तुम्हारे बारे में यही प्रसिद्ध है
कि तुम्हें कोई साधारण लड़की से शादी नहीं करनी। तुम कहते हो कि मेरे भाग्य में तो राजकुमारी लिखी है। देखो भैया राघव, तुम्हें जीवन की सच्चाई बताता हूँ। अगर राजकुमारी से विवाह हो भी गया ना, तब भी तुम्हें सारा जीवन अकेले ही भोजन बनाना पड़ेगा। और तो और, अभी तुम केवल अपने लिए खाना बनाते हो, कल तुम अपनी पत्नी राजकुमारी के लिए भी बनाओगे। हाँ, क्योंकि राजकुमारी से शादी करोगे तो उसे भी खाना बनाकर खिलाना होगा। राजकुमारी थोड़ी ना खाना बनाएगी, वो तो राज करेगी, राज। इतना कहकर वह सब्जी वाला जोर जोर से हंसने लगता है। राघव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उससे आलू खरीद कर अपने घर की तरफ लौट गया। वह घर पहुंचकर चूल्हा जलाता है और आलू के गर्म गर्म पराठे बनाता है और खाकर लेट जाता है। वह लेटे लेटे सोचता है, ये गांव वाले भले ही मेरा कितना भी मजाक क्यों ना उड़ाएं, न जाने क्यों मुझे अंदर से तो यही लगता है कि जैसे मेरे भाग्य में कोई राजकुमारी ही लिखी हो। मुझे पूरा विश्वास से लग रहा है कि मेरा विवाह किसी राजकुमारी से ही होगा। और जिस दिन ऐसा हुआ, उस दिन ये गांव हक्के बक्के रह जाएंगे और मेरा मजाक उड़ाना छोड़ देंगे। फिर किसी का मुंह नहीं खुलेगा, देखना। राघव अपने आप से बातें करते करते ही गहरी नींद में सो गया। राघव को नींद आए हुए कुछ ही समय हुआ था कि अचानक उसकी आंखें एक विचित्र गुफा के बाहर खुल गई। अरे अरे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं तो अपने घर पर सो रहा था, फिर मैं यहाँ कैसे आ गया? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? उसने चारों तरफ देखा। चारों ओर घना जंगल और वो सुनसान गुफा थी। तभी अचानक से उसे एक मधुर आवाज सुनाई दी जो किसी लड़की की थी। सुनो राघव, तुम कोई सपना नहीं देख रहे। तुम ना सपने में हो ना हकीकत में। तुम अभी इन दोनों के बीच हो। अब वो समय आ गया है कि तुम मुझे ढूंढ कर आज़ाद करो और मुझे यहाँ से मुक्ति दिलाओ। यह सुनकर राघव बुरी तरह से चौंक जाता है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन हो तू? सामने आओ मेरे। मुझे आज़ाद करो राघव, मुझे आज़ाद करो। ले चलो मुझे यहाँ से। तुम्हें अपना कर्ज चुकाना है। राघव ने डरते डरते उस आवाज की दिशा में अपने कदम बढ़ाए और उसका पीछा करते हुए उस गुफा के भीतर चल पड़ा। जैसे ही वो गुफा के अंदर तक पहुंचा, वो सामने का नजारा देखकर चौंक गया। उसके सामने एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा थी जो कि एक राजकुमारी की थी। अरे ये प्रतिमा, ये कितनी सुंदर प्रतिमा है। ये तो कोई राजकुमारी की प्रतिमा लग रही है और यही तो चेहरा मेरे हर बार सामने आता है और इस चेहरे की ही तो मैं अपनी कल्पनाओं में पूजा करता हूँ। अरे, तो क्या मेरा विचार सच था या फिर ये कोई भ्रम है या सपना है? तभी उस पत्थर की प्रतिमा से फिर से वही आवाज आई। मुझे पहचानने का प्रयास करो राघव। अपने दिमाग पर जोर डालो और याद करो कि मैं कौन हूँ। जब तुम मुझे नज़दीक से देखोगे तो शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। ये सब सुनकर राघव काफी ज्यादा डर जाता है और अगले ही पल राघव को सब कुछ घूमता हुआ प्रतीत होता है और वह बेहोश हो जाता है। तभी राघव के कानों में मोहन काका की आवाज टकराई। राघव, ओ राघव। राघव अचानक से उठ खड़ा हुआ। उसने देखा कि वो अपने ही घर में था। कोई जंगल और गुफा नहीं थी, सब गायब हो गया। अरे ओ राघव, अरे दरवाजा खोलो भाई, अभी तक सो रही हो क्या? राघव खड़ा होकर दरवाजा खोलता है। सामने मोहन काका खड़े थे। अरे तुम ठीक तो हो ना राघव? अरे बाप रे बाप, अरे भाई राघव, ये तुम्हारे शरीर से इतना पसीना क्यों निकल रहा है, जबकि ये मौसम तो सर्दी का है। तुम ठीक तो हो ना? क्या कर रहे थे जो इतना पसीना आ गया? अरे मोहन काका, क्या बताऊं अब, मेरी बात पर आपको विश्वास नहीं होगा। मैं सच कह रहा हूं, मेरी बात का विश्वास कीजिए। वो मेरी आंख लगी थी कि अचानक से मैं एक विचित्र गुफा में पहुंच गया। वहां पर एक लड़की की पत्थर की मूर्ति थी, हूबहू उसी राजकुमारी जैसी जिसे मैं अपनी कल्पनाओं में देखा करता हूं।
मेरी बात पर विश्वास करो। ये सुनकर मोहन काका मुस्कुराए और फिर अचानक जोर जोर से हंसते हुए बोले, अरे अरे भाई खांसी आ गई। अरे तो अब तुम अपनी कल्पनाओं में भी राजकुमारी के सपने देखने लगे। राघव बेटा, कितनी बार कहा है कि इन सब के बारे में सोचना छोड़ दो, और तुम हो के मानते नहीं हो। अरे तुम समझो कि तुम एक गरीब अनाथ किसान हो। देखो राघव बेटा, अभी भी समय है। तुम्हारी आयु 25 वर्ष की हो चुकी है। विवाह के बाद तुम्हें अपने आप सपने आना बंद हो जाएंगे। अब तुम बार बार दिन रात राजकुमारी के बारे में सोचते हो तो ऐसे ही सपने आएंगे ना। शादी हो जाएगी तो सब सपने बंद हो जाएंगे, फिर नए सपने चालू हो जाएंगे। ये सुनकर राघव भी गहरी सोच में डूब जाता है और फिर बोलता है, हाँ हाँ, शायद आप सही कह रहे हैं। ये मेरा कोई भ्रम है जिससे मुझे ऐसे सपने आ रहे हैं। काका, मैं इस बारे में जरूर विचार करूंगा। लेकिन आप ये बताइए कि आपका यहाँ कैसे आना हुआ? कोई काम था क्या? अरे राघव बेटा, वो रोज सुबह तुम्हें खेत में काम करते हुए देखा करता हूँ। आज जब खेत में नहीं देखा तो चिंता होने लगी, तो चला आया तुम्हारे घर। अरे दोपहर तक भी जब नहीं दिखे तो सोचा कि कहीं कोई तबीयत तो खराब नहीं हो गई, इसीलिए हालचाल पूछने के लिए चला आया। चलो अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर मोहन काका वहां से चले गए। राघव ने देखा कि दोपहर हो गई है। कुछ देर बाद वो खाना खाकर अपने खेत में चला गया। फिर दिन भर वो खेत में काम करता है और जब रात को राघव सोया तो उसकी आंख फिर से उसी गुफा में खुली। वो फिर से उसी पत्थर की राजकुमारी की मूर्ति के सामने खड़ा था। मुझे इस तरह न देखो राघव, मुझे यहाँ से आज़ाद करो। अब वो समय नज़दीक आ गया है। तुम्हें पूर्णिमा की रात से पहले पहले मुझे ढूंढना होगा और आज़ाद करना होगे। तुम्हें अपना कर्ज चुकाना है। तभी फिर से राघव की आंख खुल गई। उसने देखा उसका शरीर पूरा पसीने से भीगा हुआ था। अरे हाँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? फिर से वही सपना, फिर से वही प्रतिमा। ये एक ही सपना मुझे बार बार क्यों आ रहा है? जरूर इस सपने का कोई ना कोई रहस्य जरूर है, कोई माने या ना माने। सुबह होती है। राघव सब कुछ भूलकर अपने खेत में चला गया और दिन भर काम किया, मगर रात को सोते ही फिर से वही सपना। उस दिन के बाद वो सपना सोते ही उसे बार बार आने लगा। कुछ ही दिनों में राघव इस सपने से बुरी तरह से परेशान हो गया था। काफी सोच विचार के बाद राघव सीधा मोहन काका के पास पहुंचा और बोला, मोहन काका, पता है शुरुआत में जब भी वो सपना आता था तो मुझे लगता था कि वाकई में मेरे ज्यादा सोचने की वजह से ये सपना आ रहा है। जैसा आपने मुझे बोला था कि ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। लेकिन मेरी बात पर विश्वास कीजिए, जब भी मैं सोता हूँ कुछ ही देर बाद मेरी आंख उसी गुफा में खुलती है और वो पत्थर की बनी हुई राजकुमारी मुझसे एक ही बात कहती है, मुझे ढूंढो, मुझे आजाद करो, मुझे कर्ज चुकाना है। और ऐसा लगता है जैसे मैं सचमुच उसी स्थान पर मौजूद हूँ। अब एक ही सपने का बार बार आना ये साधारण बात तो नहीं हो सकती काका, है ना? मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ राघव। तुम्हें कभी इतने गंभीर स्वर में बात करते हुए नहीं सुना। तुम्हारे चेहरे पर चिंता और परेशानी साफ दिख रही है। इसका मतलब कि वो सपना सच में तुम्हें बार बार आ रहा है और तुम्हें बिल्कुल सच जैसा लग रहा है। लेकिन मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे तो इस बारे में कुछ पता नहीं। लेकिन हाँ, मैं एक साधु बाबा को जरूर जानता हूँ जो हमारे गांव की सीमा पर जंगल में एक पेड़ के नीचे तपस्या करते हैं। वो जरूर तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अक्सर लोग अपनी समस्या लेकर उनके पास ही जाते हैं और वो समाधान भी देते हैं। बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हें उस साधु से मिलना चाहिए। मोहन काका की बात सुनकर राघव को थोड़ी सांस में सांस आती है। वह राहत की सांस लेता है। राघव और मोहन काका सीधे साधु के पास जा पहुंचे।
साधु ने राघव को देखकर एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, आओ आओ राघव, आने में बहुत समय लगा दिया तुमने, लेकिन मुझे विश्वास था कि तुम आओगे जरूर। मैं कुछ समझा नहीं साधु महाराज, आप कहना क्या चाहते हैं? वो सब तुम्हें धीरे धीरे पता लग जाएगा। पहले ये बताओ कि तुम मेरे पास किस लिए आए हो, आखिर तुम्हारी समस्या क्या है? राघव ने अपने सपने के बारे में साधु महाराज को सब कुछ बता दिया। वह गुफा, राजकुमारी की प्रतिमा और वो रहस्यमय आवाज, सब कुछ बता दिया। ये सुनकर साधु महाराज गंभीर हो गए और बोले, अच्छा ऐसा है। हाँ, तुम्हारा सपना कोई साधारण सपना नहीं है, इसमें बहुत गहराई छिपी है। अगर तुम इस गहराई को समझना चाहते हो तो तुम्हें उसी जगह नाहरगढ़ राज्य जाना होगा। नियति तुम्हें जो तुम्हें सपने में दिखता है उस स्थान तक ले जाएगी। और ध्यान रखना, अब विलंब मत करना, क्योंकि पूर्णिमा की रात निकट है और ये सपना तुम्हारे जीवन से बहुत गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। अब जल्दी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ो, देर मत करो राघव। इतना कहकर साधु महाराज ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी तपस्या में लीन हो गए। राघव कुछ देर तक वहां बैठा रहा, फिर चुपचाप अपने घर लौट आया। अगली सुबह राघव बिना किसी को कुछ बताए नाहरगढ़ राज्य की ओर रवाना हो गया। दोपहर तक राघव नाहरगढ़ राज्य में प्रवेश कर चुका था। वो वहीं गांव के चौपाल पर खड़ा खड़ा इधर उधर देख रहा था। हाँ, उन साधु महाराज ने तो कहा था कि नाहरगढ़ पहुंचते ही नियति मुझे उस स्थान तक पहुंचा देगी, लेकिन कैसे? अब यहां तो मैं आ गया, अब मैं उस स्थान को कैसे ढूंढूं? मेरे पास तो कुछ धन भी नहीं है कि जिससे कुछ खा पी सकूं, और मुझे भूख भी बहुत जोर की लग रही है। तभी राघव की नजर एक बूढ़े सेठ पर पड़ी जो कुछ मजदूरों से काम करवा रहा था। हाँ, जब तक मुझे उस स्थान का पता नहीं चल जाता, मैं जाकर उस सेठ से कुछ काम मांगता हूँ। शाम तक कुछ कमाई हो जाएगी तो पेट भरकर खाना तो खा सकूंगा कम से कम। इतना सोचकर राघव उस बूढ़े सेठ के पास चला गया और बोला, प्रणाम साहब, वो बात यह है कि मैं इस राज्य में नया हूँ, क्या मुझे यहाँ कुछ काम मिल सकता है? जैसे ही उस बुढ़े सेठ की नजर राघव पर पड़ी, अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। ऐसा लगा जैसे वह उसे पहले से ही जानता हो। वह राघव से बोला, अरे तुम्हें राजमहल चलना चाहिए। अरे, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जो आप मुझे राजमहल लेके जा रहे हो? जो मैं कह रहा हूँ वो तुम्हें करना होगा, इसलिए तुम मेरे साथ सीधे सीधे राजमहल चलो, अन्यथा मैं तुम्हें घसीटता हुआ राजमहल ले जाऊंगा। चलो। वो सेठ राघव को लेकर राजमहल चला जाता है। महाराज, मैंने एक कैदी को पकड़ा है जिसकी शक्ल पूरी तरह से चंद्रवीर से मिलती है। वही नाक, वही नक्शा, वही आंखें, वही होंठ। ये सुनकर राजा विक्रम सिंह चौंक पड़े। उन्होंने अपने बगल में खड़े मंत्री शिवनाथ की ओर देखा। मंत्री बोला, अरे ये तो चमत्कार हो गया मंत्री। ओ, तो इसका मतलब कि उस साधु की भविष्यवाणी सत्य निकली कि चंद्रवीर पुनर्जन्म लेगा। इससे पहले कि आगे की भविष्यवाणी भी सत्य हो, हमें उसे इसी समय खत्म करना होगा। अरे जरा ठहरिए तो महाराज, रुकिए। हो सकता है कि वो कोई और हो जिसे ये बूढ़ा सैनिक चंद्रवीर समझ रहा हो। वो कोई और भी तो हो सकता है। मत भूलिए, इन्हीं हाथों से आपने चंद्रवीर को बरसों पहले मारा था, तो वो फिर से जीवित कैसे हो सकता है? अरे बड़े ही मूर्ख हो तुम मंत्री। क्या तुम जानते नहीं? क्या तुम्हें उस भविष्यवाणी के बारे में पता नहीं है जो बरसों पहले हुई थी? बकवास करते हो। जानता हूँ महाराज, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप पहले उस व्यक्ति को मिल लीजिए, उसे अच्छे से देख लीजिए, उसकी जांच पड़ताल कीजिए। अगर आपको लगे कि वो वही चंद्रवीर है तो उसको वहीं मार दीजिए। आप राजा हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, मुझे भी मूर्ख कह सकते हैं। अच्छा ठीक है, हम अभी कारागार में उसे देखने चलेंगे। चलो।
राजा विक्रम सिंह मंत्री शिवनाथ के साथ कारागार में जा पहुंचे, जहां पर राघव पहले से ही कैद था। राजा विक्रम ने जैसे ही राघव को देखा, वह चौंक उठा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हाँ, ये तो हूबहू चंद्रवीर की तरह है। हे मूर्ख, कौन है तू? तेरा नाम क्या है और तू इस राज्य में कैसे आया? महाराज, मेरा नाम राघव है और मैं इस राज्य में आज ही आया हूँ। इस बूढ़े सैनिक से काम मांग रहा था, मगर वो अचानक मुझे यहाँ पकड़कर बंदी बना लिया। आपको कोई जरूर गलतफहमी हुई है। मैं कोई चंद्रवीर नहीं हूँ, ना मैं किसी चंद्रवीर को जानता हूँ। मैं तो एक छोटे से गांव का एक साधारण सा अनाथ किसान हूँ महाराज। मंत्री, इसकी शक्ल तो हूबहू उससे मिलती जुलती है। वही तो महाराज, और भविष्यवाणी भी यही कहती थी। संभव है कि अभी इसे कुछ भी याद ना हो, अभी ये एक साधारण इंसान है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हम कोई खतरा मोल नहीं ले सकते, हमें इसे मारना ही होगा। सुनो सैनिक, कारागार का द्वार खोलो। मरने के लिए तैयार हो जा चंद्रवीर, तुझे दूसरी बार मौत के घाट उतारने का समय आ गया है। राघव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसे अपने प्राण संकट में पड़ते दिखाई दिए। अरे, मैं यह कहाँ फंस गया? ये मूर्ख राजा मुझे कुछ और ही समझ रहा है। अगर मैं यहाँ से बचकर नहीं गया तो आज मेरा अंत तो तय है। ये तो तलवार लेकर खड़ा है गर्दन काटने के लिए। इतना कहकर राघव ने अचानक राजा विक्रम को धक्का दे दिया और महल के पिछले द्वार से जंगल की ओर भाग निकला। उस समय वहां कोई सैनिक नहीं था। अरे अरे, पकड़ो उसे। अरे रुक कहाँ रहा है? भाग के जाएगा कहाँ? पकड़ो उसे। वो कारागार के पिछले द्वार से भागा है, जरूर वो जंगल की तरफ गया होगा। महाराज, आपने ध्यान नहीं दिया, जंगल के इसी दिशा में वो गुफा है। इसका मतलब नियति उसे वहां ले जा रही है। महाराज, वो भविष्यवाणी सत्य हो रही है। मैं किसी भी कीमत पर इस भविष्यवाणी को सत्य नहीं होने दूंगा मंत्री। वो भागकर जाएगा कहाँ? हमारे राज्य में जो सबसे प्रसिद्ध तांत्रिक है, हमें उसके पास जाना चाहिए। वो अपनी तंत्र विद्या से जरूर उस भविष्यवाणी को झूठ साबित कर देगा। राजा विक्रम और मंत्री शिवनाथ दोनों जल्दी जल्दी उस तांत्रिक के पास पहुंचे, जो एक श्मशान में तंत्र विद्या कर रहा था। राजा विक्रम को देखकर तांत्रिक चौंक पड़ा। अरे अरे महाराज, आप यहाँ? इसका मतलब वही हुआ जिसका डर था। तो साधु की भविष्यवाणी सत्य हो गई। चंद्रवीर दोबारा लौट आया। हाँ तांत्रिक, वो मेरे हाथ भी लग गया था। मैं उसे मारने ही वाला था, लेकिन वो अचानक मुझे चकमा देकर भाग गया और उसी गुफा की तरफ गया है जहां राजकुमारी रूपमती अभी भी पत्थर की मूर्ति बनी हुई है। ये सुनकर तांत्रिक की आंखों में क्रोध भड़क उठा और वो बोला, चिंता मत कीजिए महाराज, उस साधु की भविष्यवाणी सही साबित नहीं होगी। मैं उसे झूठा साबित करके रहूंगा। चलिए मेरे साथ। इधर राघव डरते डरते जंगल की ओर भाग ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक गुफा पर पड़ी, जिसे देख राघव चौंक गया। अरे, ये गुफा तो वही है जो मुझे सपने में दिखाई देती थी। हाँ, ये वही जगह है जो मुझे बार बार दिखाई दे रही थी। राघव तुरंत उस गुफा के अंदर घुस गया। थोड़ा अंदर जाते ही उसकी नजर उस पत्थर की एक मूर्ति पर पड़ी। हाँ, और ये वही मूर्ति है जो मुझे सपने में दिखाई देती थी। इसका रहस्य क्या है? वो ये सोच ही रहा था, तभी वहां पर एक साधु प्रकट होते हैं जिसने राघव को नाहरगढ़ भेजा था। वो राघव से बोले, देर मत करो राघव, इस पत्थर की प्रतिमा को जल्दी स्पर्श करो, जिससे तुम्हें याद आ जाएगा कि तुम कौन हो और तुम्हें तुम्हारे सपनों का पूरा रहस्य पता लग जाएगा। अरे साधु महाराज, आप यहाँ? महाराज, आपने ये मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया? नाहरगढ़ पहुंचते ही मुझे एक सैनिक ने बंदी बना लिया और वो राजा तलवार लेकर आ गया। वो तो मेरा गला काटने ही वाला था। अगर मैं उसे चकमा नहीं देता तो आज मेरी मौत निश्चित थी। वो इसलिए राघव, क्योंकि वो जानता है कि अगर तुम्हें सब कुछ याद आ गया तो तुम उसे मार दोगे। अब देर मत करो,
तुम्हारे सारे सवालों के उत्तर तुम्हें इस प्रतिमा को स्पर्श करते ही मिल जाएंगे। तुम्हें कर्ज चुकाना है, जल्दी करो। यह सुनकर रोहन चौंक गया और दौड़ता हुआ पत्थर की मूर्ति के पास गया और जैसे ही उस प्रतिमा को स्पर्श किया, अगले ही पल रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी। मूर्ति जीवित हो उठी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आखिरकार तुमने अपनी पत्नी रूप देवी को मुक्त कर ही दिया। मुझे पता था तुम मुझे बचाने के लिए दूसरा जन्म जरूर लोगे। यह बात सुनते ही राघव को सब याद आने लगा। उसकी आंखों के सामने कुछ चलचित्र घूमने लगे। वह 25 साल पहले चला गया। उसे दिखता है कि राजकुमार चंद्रवीर अपनी पत्नी रूप देवी के साथ इसी जंगल में टहल रहा था। तभी वहां मंत्री शिवनाथ, सेनापति विक्रम एक साधु के साथ वहां आ पहुंचे। ओहो, अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम दोनों यहाँ कैसे आ गए? क्या आपको पता नहीं, हम अपनी पत्नी के साथ इस जंगल में अकेले कुछ समय बिताना चाहते हैं। ये जंगल और ये खंडहर हमारे पूर्वजों की निशानी है। कहते हैं 1000 वर्ष पहले यहाँ हमारे पूर्वजों का महल हुआ करता था। राजकुमार, हम जानते हैं कि ये खंडहर आपको आपके पूर्वजों की वीर गाथाओं की याद दिलाता है। पता है राजकुमार। नहीं, शायद तुम भूल रहे हो। अब हम यहाँ के राजा हैं, राजा। और शायद तुम भूल गए हो, कुछ समय पहले ही पिताश्री इस संसार से विदा हो गए हैं और उन्होंने मुझे इस राज्य का राजा घोषित किया है। और ये बताओ, ये तुम्हारे साथ साधु कौन है? मूर्ख राजकुमार, मैं कोई साधु वाधु नहीं हूँ, बल्कि मैं एक तांत्रिक हूँ। तेरे पिता बीमारी से नहीं, बल्कि मेरी काली शक्तियों के प्रकोप में आकर मरे हैं। उनको मैंने तुम्हारे सेनापति विक्रम के द्वारा काली शक्तियों के उपयोग से रास्ते से हटा दिया। अब तेरी बारी है। तेरी वंश की पीढ़ियों ने बहुत राज कर लिया। अब सेनापति विक्रम की बारी है। यह सुनते ही चंद्रवीर चौंक गया। अचानक सेनापति विक्रम ने तलवार निकाल ली और चंद्रवीर के पीठ पर घोंप दिया। रूप देवी जोर जोर से चिल्लाने लगी। सुनो रूपा देवी, अब राजकुमार थोड़ी ही देर का मेहमान है, वो मरने ही वाला है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे विवाह कर लो। अब मैं ही यहाँ का राजा और मैं ही सर्वे सर्वा हूँ। नामुमकिन, ये कभी नहीं होगा। मैं चंद्रवीर की पत्नी हूँ और उन्हीं की पत्नी बनी रहूंगी। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम्हें देखकर मुझे घृणा आती है। तुम धोखेबाज आदमी हो। सेनापति विक्रम क्रोधित हो गया और तांत्रिक की ओर देखकर बोला, मैं तुम्हें साथ किस लिए लेकर आया था? इसीलिए ना कि तुम्हारे पास काली जादुई शक्तियां हैं, तो इस पर अपना कमाल दिखाओ। इसे ऐसी सजा दो, ये ना मरे और ना ही जी सके, हमेशा अकेली रहे, अकेली। इस तरह तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ता है। तभी तेज रोशनी के साथ राजकुमारी रूप देवी पत्थर की प्रतिमा में बदल जाती है। उस जंगल में राजकुमार के पूर्वजों का निवास था। तभी अचानक वहां एक साधु प्रकट होते हैं और बोलते हैं, तुम सब ने मिलकर गद्दारी की है और तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी। अरे कौन है तू? अब हम यहाँ के राजा हैं, हमें कोई सजा नहीं दे सकता, समझा? मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख तुम तीनों को अभिशाप देता हूँ। राजकुमार चंद्रवीर पुनर्जन्म लेगा और जब वो 25 वर्ष का हो जाएगा तब वो तुम सब से बदला लेगा और रूप देवी को यहाँ से आजाद कराएगा और तुम सब की मौत निश्चित है। ठीक 25 साल बाद वो फिर से आएगा। तभी अचानक राघव को होश आ गया और उसे सब कुछ स्मरण हो गया था। अब वो फिर से राघव नहीं, बल्कि अपने पूर्व जन्म का राजकुमार चंद्रवीर बन चुका था। चंद्रवीर ने रूप देवी की ओर देखकर कहा, हाँ, मुझे सब कुछ याद आ गया। हाँ, मुझे सब कुछ याद आ गया। तभी वहां पर राजा विक्रम, मंत्री शिवनाथ और वही तांत्रिक आ पहुंचे। हाँ, तो ये तेरे पास आ ही गया, लेकिन अब ये सीधा यहाँ से नरक जाएगा। अब इसकी मौत निश्चित है। अगले ही पल साधु ने एक मंत्र पढ़ा और चंद्रवीर के हाथों में एक दिव्य तलवार प्रकट हो गई।
राजा विक्रम कुछ समझ पाता उससे पहले ही चंद्रवीर ने उस पर वार कर दिया और उस तलवार से उसे मौत के घाट उतार दिया और फिर उसी गति से मंत्री शिवनाथ को भी मार दिया। इसके बाद तलवार तांत्रिक के गर्दन पर जा ठहरी। मुझे 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 छोड़ दो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे तो इन्होंने कहा था, मैंने तो सिर्फ आदेश का पालन किया है। मुझे मुझे माफ कर दो। चंद्रवीर ने बिना कोई दया के तांत्रिक पर भी वार कर दिया। कुछ ही देर में तीनों को ढेर कर दिया और फिर राघव फिर से चंद्रवीर बनकर नाहरगढ़ पर शासन करने लगा। एक दिन वो अपनी पत्नी रूपदेवी के साथ अपने बचपन के गांव गया। सारे गांव वाले उसे देखकर हैरान रह गए। इसका मतलब तू सही कहता था बेटा, तेरे भाग्य में सचमुच में एक राजकुमारी लिखी थी और वो तू इसीलिए कहता था क्योंकि तू कोई साधारण किसान नहीं बल्कि एक राजा था जिसे अपना सच याद आना बाकी था। वाह हरे विधाता, तूने क्या माया रची है, तेरी माया अपरंपार है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।